डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की जो प्रिपरेशन है एकदम जोरों शोर से चल रही होगी। और साथ ही आप इस बात पे भी ध्यान रखें कि आपके पास समय कम है। जो भी आपके पास कंटेंट है उसको जितना आप रिवाइज कर सकें रिवाइज करें। साथ ही जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करें और कहीं से आपको सॉल्व पेपर मिल जाए उसको लगातार सॉल्व करते रहें। इसी क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए, आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा मॉडरेट है, न तो हार्ड है न ही ईजी है। कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में जो फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं उसी बेस पे ही है, थोड़ा सा फैक्चुअल बेस से थोड़ा सा ऊपर। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जल्दी जल्दी आप अपना जितना कुछ छूट गया आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि अभी मैंने कवर नहीं किया, तो प्लीज़ उसको आप जल्दी से कवर कर लें और फिर लगातार आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको भी सॉल्व करें। ऑलरेडी हम लोग जो TRE 1 TRE 2 का दोनों पेपर है सॉल्व कर चुके हैं, उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है कि आप सॉल्व पेपर कितने सॉल्व किए, प्रैक्टिस सेट कितने सॉल्व किए, क्योंकि उसी दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे काश मैं और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेता या पढ़ लेता। तो देखिए, बेहद ज़रूरी है कि आप कितना पेशेंस रखते हैं, कितना शांत चित्त या शांत मन के द्वारा प्रिपरेशन करते हैं। तो आपका ये सब एक दिन आपको पूरा हिसाब किताब जोड़ तोड़ घटा गुणा भाग के सहित एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तो उस दिन की स्थिति बेहतर करने के लिए बेहद जरूरी है कि आज की आप स्थिति सही करें। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिटर है तो प्लीज़ आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई सजेशन लेना है या कोई और कंटेंट की ज़रूरत है तो आप 91611336 पर कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर आपको ये जो भी इस पर आपको पेड PDF भी मिल जाएगा जो कि प्रैक्टिस सेट के लिए है और सॉल्व पेपर भी है, वो भी मिल जाएगा। जितना होगा हम लोग उसको अपडेट कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है? व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रव से रक्षा, संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा। कि कौन सा सिद्धांत इस सिद्धांत को पालन करता है? तो याद रखिएगा ये लिबरलिज्म है, उदारवाद है, क्योंकि उदारवाद की आत्मा व्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल्यवता एवं प्रतिष्ठा में निहित है। और इस जो ये विचारधारा है राज्य को विदेशी आक्रमण से लोगों की रक्षा करने, देश के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा कानून व न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ही सौंपना चाहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया किसके द्वारा? तो जो वेलफेयर स्टेट की बात है तो सबसे पहले किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? तो है आपका ब्रेवरिज रिपोर्ट या ब्रेवरिज प्रतिवेदन, जो कि 1943 में लॉर्ड विलियम बेवरिज की अध्यक्षता में इस पर बात की गई। और इसमें बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रयभाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता था कि क्या? तो सामाजिक समझौता क्या सिद्ध करना चाहता था? कि राज्य क्या है? एक यंत्र है, न कि वो दैवी है। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? याद रखिए, सकारात्मक उदारवादी समाज हितकारी राज्य चाहते हैं, कल्याणकारी राज्य चाहते हैं। ये व्यक्तिवादी राज्य से भिन्न है जहाँ राज्य संरक्षक न कि संवर्धक भूमिका निभाता है। सकारात्मक उदारवाद को ही दूसरे शब्दों में हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसका जो आंसर होगा 4 का आंसर ऑप्शन डी, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 है समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका किसका? TH ग्रीन का। ये आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जॉन लॉक राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। तो
कौन सा इसमें से सही होगा, उसका जो सही क्रम है लॉग का, तो सबसे पहले नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक व्यवस्था, अनुबंध और सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की बात करता है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक सत्य है, क्या है, या दार्शनिक सत्य, एक वैधिक कल्पना थी, या एक विवेकशील अनुबंध था। तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता था वो आपका एक विवेकशील अनुबंध था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया, किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो वो थे आपके काउंट लियो टॉल्स्टॉय। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, तो महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई, एक तो सर्वोदय और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, पहला और तीसरा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय क्या है, या जो उनकी न्यासधारिता सिद्धांत है उसका क्या अर्थ है, तो है कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग या उपभोग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में किसकी आलोचना की गई है, यह जोंकुस्तवाद के सभी रूपों का भयंकर मित्र है, यह जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक तथा कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है, किसका कथन है ये, तो ये है आपका रूसो का। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात की, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 3 भाषा शैली की बात करने वाले कौन है, तो ये हैं आपके मॉरिस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, ये कथन किसका है, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, तो ये कोट है आपका टी.एच. ग्रीन महोदय का। अगला प्रश्न, निम्न में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था, बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन है, तो है वॉन गियर। क्वेश्चन नंबर 15, जिन बोधा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार ली थी, बोधा ने अपनी सार्वभौमिकता संप्रभुता का सिद्धांत किससे उधार लिया, तो था आपका फ्रांस के धार्मिक युग से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, तो ये कांट महोदय ने कहा, डी राइट आंसर होगा। 17, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये ऐसे भी कोट पूछा जाता है, ये कथन है आपका हीगल महोदय का। क्वेश्चन नंबर 18, कि 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति के लिए नहीं, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है, यह कथन किसने कहा, तो ये कथन है आपका F.A. हेयक का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 19 देखिए, अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको कभी भूलना नहीं है, तो ये पुस्तक जॉन रॉल्स की है, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। रॉल्स की कृति में न्याय के अमूर्त और दार्शनिक सिद्धांत को ऐसे रूप में उभारा गया जिसके अंतर्गत अधिकारों तथा आय और संपत्ति के वितरण के क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, यह कथन किसका है, ये कथन है आपका लॉर्ड एक्टन का। इसमें भी जो डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन दोनों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उदार व्यक्तिवाद है या उदारवाद लोकतंत्र है, उदारवाद प्रत्यक्षवाद है या उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है, तो डी राइट आंसर होगा कि उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। 22, समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है कि समानुपातिक समानता, अनुपातिक समानता इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य ऐसे समझौते की उपज है, या राज्य समझौते की उपज है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, या राज्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है, या राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रमिक संघवाद से क्या अभिप्राय है, 24 देखिए, तो श्रमिक संघवाद से क्या अभिप्राय है कि सामाजिक सिद्धांत के समूह से, सामाजिक संगठन के सिद्धांत से और एक कार्य योजना से, तो उपयुक्त सभी
से संबंधित है, तो डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? तो देखिए, तो इसके आंसर का ऑप्शन बी, वर्ग शासन के साधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, समाजवादी राज्य में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है? ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर होगा 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? ये भी महत्वपूर्ण कोट है। तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहने वाले कौन है? लॉर्ड एक्टन महोदय हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस रूप में जानते हैं आप इसको? तो हेयर प्रणाली के रूप में इसको जानते हैं। 28 का आंसर होगा। प्रथम सूत्र अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रवर्तक हेयर द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे हेयर योजना कहा जाता है। जबकि एंडरसन 1855 में पहल इसे डेनमार्क में लागू किया, इसलिए इन्हें एंटी प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 29 का आंसर होगा जी साल्टोरी, जो है डेमोक्रेटिक थियरी के लेखक हैं। राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो लोकतांत्रिक स्वरूप, ऑप्शन जो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं, यह किसने कहा है? 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो है आपका काडर या संवर्ग, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद या अंतर प्रस्तावित किया है? तो 33 का आंसर होगा कौन सा? उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच अंतर प्रस्तावित करने वाले जी साल्टोरी हैं। 34, निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? किसने? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिस डुवर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संबंधित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है? संस्थात्मक दबाव समूह सिविल सेवा संघ सही है। संगठनात्मक दबाव समूह श्रमिक संघ से भी सही है। गैर संगठनात्मक दबाव समूह जाति, ये भी सही है। अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है, तो ये डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36, संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है, यह परिभाषा किसने दी है? तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? तो यह विधि द्वारा संचालित शासन है, सही है। यह व्यक्ति की ओर सत्ता को सीमित करता है, सही है। इसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है, कोई जरूरी नहीं निर्वाचित, बल्कि जैसा कि आपका ब्रिटेन में देख सकते हैं, वहाँ संविधान नहीं फिर भी संवैधानिक शासन है। वहाँ इसका मतलब कि राज्याध्यक्ष जो है आपका क्या मतलब कि राजा है, निर्वाचित नहीं है, तभी संवैधानिक शासन। तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कि निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? किस कारक ने संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि का योगदान दिया है? तो याद रखिएगा, एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था की आविर्भाव ने जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं उसमें अभिवृद्धि की है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई या शामिल किया गया, उसकी नियुक्ति की गई? तो 39 का आंसर होगा कौन सा? देखिए, तो जो चार्टर अधिनियम 1833 था, उसी के द्वारा
गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई या अभिवृद्धि की गई। 40 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किस अधिनियम के तहत? तो ये होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 ये है आपका, ये सूची मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से। भारतीय संघवाद पर दृष्टिकोण और उनसे संबंधित जो विचारक हैं उनका क्या है? जो अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली किसने कहा? तो केसी वेयर ने कहा, ठीक। और एप्पलबी के अनुसार क्या? एप्पलबी का होगा, एप्पलबी कहते अत्यंत तो एक अनूठे नमूने का संघ ये है आपके ग्रैनविल ऑस्टिन महोदय। और अर्धसंघात्मक तो आपके केसी वेयर हैं। अद्वितीय उदाहरण कौन कहता है? ये तो अलेक्जेंड्रोविच भारतीय संघ का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। और संघात्मक होते हुए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, ये किसका है? ये है आपके सर आइवर जेनिंग, डी का तीसरा होगा। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 कि स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ठीक होगा आपका अनुच्छेद 1 क में, तो ऑप्शन अनुच्छेद 19(1) का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? जो 13वां अनुच्छेद है किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों की। जो 19(1) जो अनुच्छेद 13 है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, शक्ति बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है। ये अनुच्छेद जो 13 वो कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? जो भी आपके अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत जो 5 रिट हैं, एक तो उनका शब्दार्थ, उनका क्या महत्व है, ये याद होना चाहिए। 44 तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? कौन? ये है आपका केवल अनुच्छेद 39 ख तथा ग में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक ही सामान्य प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं? यानी कौन सो 2 पद हैं या 2 पदाधिकारी हैं जिनको एक ही प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, कौन? तो एक तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और भारत का लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महापरीक्षक CAG, और ये आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, तो यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? यानी जो उसका इंडियन प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है उसका वो किस प्रकार का है? तो 47 का आंसर होगा, एक तो उसके पास संपूर्ण निषेधाधिकार है, निलंबनकारी भी है और जे भी, तीनों प्रकार का है। तो उपरोक्त सभी का संचय मिला जुला रूप है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? यानी एडहॉक जो जस्टिस होते हैं किसमें नियुक्त किया जाता है या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें होती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद जो 127 है उसमें इसका प्रावधान है।
क्वेश्चन नंबर 49 कि आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है अज्ञानता एवं उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 50 तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। 1947 में कांग्रेस ने पुनः राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून पारित करके यह निश्चित कर दिया कि राष्ट्रपति पद में स्थायी रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। तो डी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? भारतीय संविधान यानी कौन सी संस्था? इसमें से संवैधानिक संस्था कहने का मतलब था। योजना आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं और क्षेत्रीय परिषद नहीं, ये संविधानेतर संस्था है। एक तो योजना आयोग जो क्या है, ये मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा बना और बाकी इन बाद में शामिल किया गया। तो ये संविधान द्वारा स्थापित नहीं है, तो डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है? तो 52 का आंसर होगा कौन सा? देखिए तो डी कंगारू समाप्ति बोलते हैं इसको, कंगारू। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ उपयुक्तवाद है, ये सिद्धांत है और उससे संबंधित विचारक। उपयुक्तवाद आप सभी को पता है कि बेंथम का है, जेरेमी बेंथम। समाजवाद इसमें कौन है? तो जो उपयुक्तवाद है वो जेरेमी बेंथम का है और समाजवाद जो है आपका किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और उदारतावाद कौन है इससे संबंधित? तो ये है आपके टी.एच. ग्रीन। और गांधीवाद जॉन शार्प। ठीक, तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए कि समाजवाद समाजवाद राज्य को अधिकतम कार्य दिया जाए, सही है। मार्क्सवाद राज्य को न्यूनतम कार्य दिया जाए, ऐसा भी नहीं, पूरा वही चाहता है कि राज्य की बात ही नहीं करता है मार्क्सवाद। उदारवाद कि राज्य को कोई कार्य नहीं दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। और ये चौथा जो है ये जो अब पजनियन वाद जो है 40, ये राज्य को सुधार कार्य दिए जाने चाहिए, तो चौथा भी सही है। तो 1 और 4 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कि एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या क्या होगी? तो वो क्या थे? राजनीतिक विचारक के रूप में कोई महान राजनीतिक विचारक नहीं हुए, उनको हम क्या कहते हैं? दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में किन्हीं संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया? किस अनुच्छेद को संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, 227 और 245 को भारतीय संविधान का अनुल्लंघनीय ढांचा घोषित किया है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? बेहद आसान सा प्रश्न है ये। राज्यों की भाषाओं की सूची या राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची या शपथ एवं स्वीकृति सूची या राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का दायित्व। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की जो 7वीं अनुसूची उसमें संघ राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची शामिल है, ऑप्शन बी, जिसमें इन दोनों राज्य और केंद्र और राज्यों के जो शक्ति विभाजन इसी में शामिल है। 57 देखिए इसका जो आंसर था बी था। और 58 राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, ये कथन किसका है? तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी ब्लंटली। डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो कि क्लास 11 12 के लिए परीक्षा आप देने वाले हैं मार्च के लगभग 15 मार्च के बाद, उसी की तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये प्रैक्टिस सेट है, और जो ये प्रैक्टिस सेट है लगभग 100+ क्वेश्चन है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा उससे मॉडरेट है, उसको इसमें शामिल किया गया है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चलेगा। चलिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। तभी जैसे जो टीम है लगी है आपकी सफलता दिलाने में, उनको भी आपको आपकी तरफ से कुछ सहयोग मिलना चाहिए। ठीक, 59 देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है। क्या है राज्य? सामाजिक समझौता। तो ये सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक यंत्र है, ठीक, मानव द्वारा निर्मित संस्था, न कि देवताओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन करता है, यानी पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो ये है आपके सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक विकास है या क्रमिक प्राप्ति है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ये है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत, इसी को अविकासवादी सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया था। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये बेवरिज रिपोर्ट में, बेवरिज प्रतिवेदन में। क्वेश्चन नंबर 63, कि लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका किसका? हॉबमैन का। डीएल हॉबमैन ने उनकी एक पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट, उसी में इस बात की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कि हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या था? तो हॉब्स के अनुसार जो सामाजिक समझौता है वह एक दार्शनिक सत्य था। 65, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, यानी पॉजिटिव लिबर्टी की बात किसने की? ये थे आपके टीएच ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 66, जीन बूंदा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी किससे? तो फ्रांस के धार्मिक युद्धों से। क्वेश्चन नंबर 67, कि निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? किसका है? तो है आपका मार्क्सवाद का। 68 देखिए, कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया? ये सिद्धांत था हेराल्ड जोसेफ लास्की का। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? 69 का आंसर ऑप्शन बी, उदारवादी सिद्धांत। 70 देखिए, इनमें से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं शासितों के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है किस पर आधारित है? कि विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर और प्रेस की स्वतंत्रता पर, एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर। ये आधिपत्य पर शामिल आधारित नहीं है, तो चौथा इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती है? तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, लॉर्ड ब्राइस। 73 देखिए, किसने एकात्मवाद की परिभाषा दी? कि संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है एक ही दृष्टिगोचर प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण, वह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवी डाइसी। 74 देखिए, निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है या संसदीय शासन प्रणाली का नहीं है? तो 74 का आंसर होगा कि जो संसदीय शासन प्रणाली उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत नहीं पाया जाता है, बल्कि उसका मिश्रण पाया जाता है। ठीक ये शक्तियों का जो सिद्धांत है, शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया, और ये सिद्धांत व्यवहारिक रूप में कहाँ लागू है? यूएस के संविधान में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नांकित में संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन सा है?
तो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो अधिकृत विद्वान है वो है आपका केसी वेयर। 76 कि निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? अध्यक्षात्मक सरकार का कौन सा विशेषता है? तो है आपका संविधान की कठोरता, जैसा कि यूएस में है। क्वेश्चन नंबर 77 एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, ये परंपरा किस अध्यक्ष से जुड़ी हुई है? याद रखिएगा, यह है कॉमन सभा जो कि ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। 78 किसने कहा कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? किसने कहा? ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये कथन है आपका गिलक्राइस्ट का। 79 इनमें से कौन दलों को विचारों का दलाल कहता है? विचारों को दलाल कौन कहता है दलों को? तो वो है आपके लॉवेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80 निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? यह है आपके वॉल्टर लिपमैन। 81 इनमें से कौन कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक है? कौन है? तो ये है आपके GDH कोल महोदय। 82 निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण है? तो जनमत का अभिकरण कौन है? एक प्रेस है, राजनीतिक दल है और सार्वजनिक मंच है। न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं होती है। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन लॉन्डेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है? तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए संस्थात्मक दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। कौन था प्रबल समर्थक? तो याद रखिएगा सिज्विक। क्वेश्चन नंबर 85 की जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। यह विचार किसका है? तो ये विचार है आपका ऑप्शन नंबर सी लियोनार्ड डब्ल्यू डो का। 86 राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है? कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये WB मुनरो का कथन है। 87 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो राजनीतिक दलों के व्यवहारवादी विश्लेषण करने वाले कौन है? सैमुअल एडवर्ड शील्ड है, तो ऑप्शन डी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? उत्तर व्यवहारवाद के बारे में मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञानी बल्कि व्यवहारवाद की विशेषता है, न कि उत्तर व्यवहारवाद की। तो उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने मूल्यों को डेविड स्टेन ने स्वीकार किया, तो ऑप्शन डी। 89 देखिए एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में कुछ कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये किसका है? तो ये है आपका H. जेगलर। 90 निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र परंपरा से कौन संबंधित है? तो ये है आपके शुक्र। 91 निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? तो मंडल का अंग कौन सा नहीं है? जो कौटिल्य के द्वारा जो मंडल सिद्धांत है, जिसको आप विदेश नीति बोलते हैं, कौन सा नहीं है इसमें? वह सामंत। बाकी अरि मित्र विजगुषी सब है। 92 दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है। यह समस्त बुराइयों को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत अभिव्यक्त हुआ है किसमें? तो यह मत जो अभिव्यक्त हुआ है वो है आपका मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह है आपका व्यास द्वारा रचित महाभारत में। 94 निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? कौन सी इकाई? तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनपद। 95 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद भारत की भारतीय संसद है उस समिति कौन सी स्थायी समिति नहीं है? स्थायी समिति नहीं है, आपसे पूछ रहा है भारतीय संसद की। इसका आंसर होगा कौन सा? देखिए तो जो आपकी विशेष 95 का डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ये संसद की स्थायी समिति नहीं है।
96 है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? बेहद महत्वपूर्ण कोड, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, अधिकतर लोग इसमें गलत कर देते हैं। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समता ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो याद रखिए कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि कब? तो इसका आंसर होगा कब उल्लंघन होगा कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, तब भी 21 का उल्लंघन होगा। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है तो भी, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है तो भी। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 98, संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या वैधानिक प्रक्रिया या अर्धवैधानिक प्रक्रिया है? 98 का आंसर होगा जो राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया वो संसद में एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 99, यह किसका कथन है कि यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता एवं इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित हो? किसका कथन है ये? तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर का। 100 देखिए, राज्य चट्टान या शहतूत से के पेड़ जैसे पैदा नहीं होते, बल्कि यह तो बनता है उन मनुष्यों के चित्र से जो कि उनमें निवास करते हैं। तो यह है किसका कथन? याद रखिएगा, यह कथन है आपका अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 101, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये पुस्तक है केसी वेयर की। अगला प्रश्न है 102 कि राज्य विधि एवं शिशु विधि का शिशु एवं जनक दोनों है, यानी राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, ये किसका कथन है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये पुस्तक आपकी मैकाइवर की। क्वेश्चन नंबर 103 कि निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया बजाय राज्य के सिद्धांत के? 103 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया बजाय राज्य के सिद्धांत के? तो ये हुआ मैकियावेली। 104 कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जो है सार्वभौम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, राज्य एवं समाज एक समान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका एडमंड बर्ग का, रूढ़िवाद का जनक। 106 निम्न में से किसने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले अरस्तु और बाद में आधुनिक समय में जॉन रॉल्स। 107 नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार व्यक्तिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 संपत्ति चोरी है, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रूदो का है। क्वेश्चन नंबर 109 मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है, यह आलोचनात्मक कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? ये है C. हंट महोदय का। क्वेश्चन नंबर 110 उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत जो है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 111 डिसकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत संबंधित है, तो डिसकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत मैकाइवर से संबंधित है। 112 कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग मार्क्स के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 113 निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ग्राहम वॉलेस को, ये प्रश्न आया था। 114 बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, यह कथन किसका है? ये कथन है आपका फाइनर का। 115 लोक प्रशासन उन क्रियाओं या ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है, यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा है आपकी LD वाइट की। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावते किसने कहा? तो संगठन के सिद्धांतों को कहावते कहने वाले कौन है? हर्बर्ट साइमन।
सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था हरमन फाइनर ने। निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? बताइए, किस क्रम में रखेंगे निर्णय लेने को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑलरेडी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 119 लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम में किस क्रम से विकास हुआ? तो 119 का आंसर होगा सबसे पहले आपका क्लस्की उपागम आया, फिर मानव संबंध आया, फिर उसके बाद व्यवहारवादी उपागम और फिर नीति उपागम आया। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, ये आपको मैच करना है। मैच कीजिए कि कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, इसको हम कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, और एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है? तो हम इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का दायरा। फिर उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्व के विभिन्न स्तरों पर, तो इसको बोलते हैं हम हायरार्की या पद सोपान अधिक्रम। ठीक, और एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम, यह है आपका संयोजन, कोऑर्डिनेशन। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 121 नीचे लिखे युग्मों में कौन सा युग्म ठीक नहीं है? क्लास की संरचना सही है, मानव संबंध, औपचारिक संबंध, व्यवस्था, पर्यावरण से वैज्ञानिक प्रबंध, संगठन के 14 सिद्धांत, ये नहीं है बल्कि फेल का सिद्धांत है, ये डी ठीक नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ये शांति एवं सहयोग पर निर्भर करता है। 123 देखिए, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया? याद रखिए, ये यूनाइटेड नेशन का जो आपका जनरल असेंबली है उसने दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें इसमें सभी सेक्शन शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है बेहद का मतलब कि ना तो आपके इजी है, नहीं हार्ड है, एक एवरेज है, अबव एवरेज है, जैसे कि बीपीएससी आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसको भी 1-2 बार अवश्य सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।